के अंदर प्रेजेंट पूरे मैटर को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस। Hey everyone, welcome to Science Club. Here I am Astha to help you in learning science in a very easy way. So in this video we are going to learn about protoplasm and vacuoles. So watch video till end. So let's start protoplasm. पहला पॉइंट है, होल मैटर इनसाइड सेल इज प्रोटोप्लाज्म। जैसा कि हमें पता है कि सेल के अंदर प्रेजेंट पूरा मटेरियल, जो कुछ भी प्रेजेंट है उसमें न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलीज, जो भी लिक्विड प्रेजेंट है सब कुछ, वो सब क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैपन्स इन प्रोटोप्लाज्म। यानी कि बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सब कहाँ होंगी? प्रोटोप्लाज्म में ही होंगी, जीव द्रव्य में ही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो लाइफ का होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। नेम गिवन बाय पुरकिंजे एंड वॉन मॉल। तो इनको प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? पुरकिंजे और वॉन मॉल, ये दोनों साइंटिस्ट हैं। पुरकिंजे और वॉन मॉल ने प्रोटोप्लाज्म नेम दिया था। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोप्लाज्म। हाँ, देखते हैं प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। किसमें? साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में। कहने का मतलब ये है, देखिए ये सेल बनी हुई है, ठीक है, सेल के अंदर लिक्विड होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। तो सेल के अंदर जो कुछ भी है उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब उस प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा न्यूक्लियस, जो स्फेरिकल अलग से फॉर्म स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस। और सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो कुछ भी फिल्ड है, जो कुछ भी भरा हुआ है, वो है साइटोप्लाज्म। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारी सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बीच में जो कुछ भी ये लिक्विड स्ट्रक्चर भरी हुई है, लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। आई होप ये समझ में आया होगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है। हमेशा इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर भरा हुआ कंप्लीट फ्लूइड, कंप्लीट मैटर, कंप्लीट मटेरियल प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। लेकिन सेल में जो मटेरियल होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक लिक्विड पार्ट है और एक न्यूक्लियस का पार्ट है। ठीक है, तो न्यूक्लियस है और जो बाकी का लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड पार्ट है, वो हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो यहाँ देखते हैं प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या है? ऑल मैटर बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी मटेरियल है वो सब साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? कलरलेस, सेमी ओपेक, सेमी लिक्विड। प्रोटोप्लाज्म कैसा है? कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता। सेमी ओपेक है, यानी कि कंप्लीट पारदर्शी नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और कंप्लीट ओपेक भी नहीं है। ठीक है, सेमी ओपेक है। एंड नेक्स्ट है सेमी लिक्विड, कि मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच का स्ट्रक्चर है सेमी लिक्विड। कंप्लीट लिक्विड नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ना ही सॉलिड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड है, यानी कि लिक्विड है बट हल्का सा, उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, 60 to 80% वाटर। प्रोटोप्लाज्म में 60 to 80% वाटर होता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजॉल्व, और उस वाटर में कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है। प्रोटोप्लाज्म में कितना परसेंट वाटर है? 60 to 80% वाटर है, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज क्रिस्टेलोकोलॉइड सॉल्यूशन। प्रोटोप्लाज्म में कैसा सॉल्यूशन है? क्रिस्टेलोकोलॉइड सॉल्यूशन। अब इसको देखते हैं हम लोग। क्रिस्टेलो यानी कि क्रिस्टल्स, यानी कि उसमें क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे सॉल्युबल पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, कुछ सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म में जो आयंस और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वहाँ पे डिज़ोल्व होते हैं, तो वो क्रिस्टल्स होते हैं। तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है वो क्रिस्टल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है कोलॉइडल, तो वहाँ पे कुछ कोलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बिगर पार्टिकल्स जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में जिनका साइज़ बड़ा होता है वो कोलॉइड्स होते हैं। तो जैसे कि फैट, प्रोटीन, ये एक मॉलिक्यूल नहीं होते, मतलब जैसे फैट है तो फैट के कई मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके एक
कोलॉइड बना लिया, ठीक है। तो जो इनका सॉल्यूशन होता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। तो क्रिस्टल और कोलॉइडल दोनों को मिक्स करके हमने बना दिया क्रिस्टेलो कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है? प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म इज क्रिस्टेलो कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब जो कोलॉइड सॉल्यूशन है ना, ये भी दो तरीके का है, एक सॉल और एक जेल। सॉल क्या है? सेमी लिक्विड, मॉलिक्यूल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सेमी लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। फिर जेल कंसनट्रेटेड है एंड सेमी सॉलिड है। कंसनट्रेटेड है मतलब गाढ़ा है, और सेमी सॉलिड है। एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड कनेक्टेड टू ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी पास है और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। सो आई होप ये समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे डू ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। यानी कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो उनका कैरेक्टर होता ही है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं, यानी कि अपने लिक्विड में, अपने बेस में क्या जिग-जैग मोशन करते हैं। तो यहाँ पर भी ये ब्राउनियन मूवमेंट हो रहा होता है। आई होप आपको ये समझ में ओके। सो अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म अभी हम लोगों ने देखा उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि वो फिज़िकली किस तरीके का है, वो दिखता कैसा है, वो किस टाइप का लिक्विड है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि उस पर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सो जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, यानी कि एक एलिमेंट या एक कंपाउंड से नहीं बना ये बल्कि कई सारे मॉलिक्यूल्स, कई सारे आयंस, कई सारे एलिमेंट्स और कई सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर है। अप्रोक्स 30 एलिमेंट्स, इसमें लगभग कितने एलिमेंट्स हैं? 30 एलिमेंट्स हैं। तो मेन एलिमेंट्स कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। मेन एलिमेंट्स है इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, उसमें तीन एलिमेंट्स मेन होते हैं। CHO यहाँ भी प्रेजेंट है, साथ में हम इसमें नाइट्रोजन भी ऐड कर लेंगे, CHO एंड N, ठीक है। तो कौन कौन से? ऑक्सीजन जो कि है 65%, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 10.5% एंड नाइट्रोजन 3.3%। तो हमें ये मेनली याद रखना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद कुछ जो बच जाते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाए जाते, वो है हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फ़र एट्सेट्रा। ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मेनली हमको किनको किनको याद रखना है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, CHO एंड N, ठीक। फिर हम लोग पढ़ेंगे वैक्टर्स के बारे में। मेनली इन प्लांट्स जो वैक्टर्स होते हैं, मेनली ये किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स में ये मोस्टली एब्सेंट होते हैं, और अगर होते भी हैं तो बहुत कम अमाउंट में और बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं। इनका साइज़ कैसा होता है? कोई भी सर्टेन साइज़ नहीं है, शेप नहीं है वैक्टर्स का। डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज़, अलग अलग सेल में अपने फंक्शन के हिसाब से अलग अलग तरीके से अपना शेप और साइज़ कैरी करते हैं। थिन मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके। देखिए जैसे कि ये हमारी एक सेल थी, ठीक। सेल में ये वैक्यूल है, ओके। अब वैक्यूल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म तो फिर होगा ही ना, साइटोप्लाज्म तो होगा ही ना। तो वैक्यूल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म एक पतली सी मेम्ब्रेन बना लेती है। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट या फिर वेस्कुलर मेम्ब्रेन। तो हमें याद रखना है कि वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट या फिर वेस्कुलर मेम्ब्रेन। टोनोप्लास्ट, वेस्कुलर मेम्ब्रेन, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन बनाती है? ये लेयर साइटोप्लाज्म ही एक थिन लेयर या थिन मेम्ब्रेन बना देता है वैक्यूल्स के चारों तरफ, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। ओके। फिर हमारा फिल्ड विद वेस्कुलर सेप, जो हमारा वैक्यूल होते हैं इसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है, उस पूरे लिक्विड को हम बोलते हैं वेस्कुलर सेप। अब देखते हैं उस लिक्विड यानी कि वेस्कुलर सेप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, फॉस्फेट एट्सेट्रा, इस टाइप के कुछ मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पे डिज़ोल्व होते हैं। एमाइड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन की यूनिट। प्रोटीन होते हैं, और अमीनो एसिड्स होंगे तो प्रोटीन भी होंगे वहाँ पर। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं,
किसी एक ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मूला और उसका कॉमन नेम कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, सेल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स में होता है। लाइक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वैक्यूल्स होता है, तो वैक्यूल्स ही वहाँ पे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि वैक्यूल्स में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाते हैं, ठीक। वर्क एज अ स्टोर रूम, जैसे घर होता है हमारा, घर में एक स्टोर रूम होता ही होता है, ठीक है, जहाँ पे जो भी कचरा कबाड़ या जो भी यूज़ की चीज़ें नहीं होती, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, उनको सबको वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। वैसे ही हमारी सेल में जो वैक्यूल है वो भी स्टोर रूम के जैसे बिहेव करता है। तो जिन चीज़ों का यूज़ नहीं होता नॉर्मली, या जो बेकार की चीज़ें होती हैं, उनको इस वैक्यूल में मतलब रख दिया जाता है। फिर हमारा एंथोसाइनिन आर प्रेजेंट इन वैक्यूल, इसका याद रखना है इस नाम को, एंथोसाइनिन, ठीक है। एंथोसाइनिन आर प्रेजेंट इन वैक्यूल ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स विच रिप्रेजेंट डिफरेंट कलर्स लाइक ब्लू, वॉयलेट, रेड एंड पिंक। देखिए एनिमल्स में, वो सॉरी प्लांट्स में आप जो भी कलर देखते हो, ठीक है, मतलब जैसे फ्लावर्स हैं तो अलग अलग कलर के फ्लावर्स देखते हैं, फ्रूट्स हैं तो अलग अलग कलर के फ्रूट्स देखते हैं। तो ये कलर कहाँ से आता है? ये पिगमेंटेशन के कारण आता है, पिगमेंट्स के कारण होता है, ठीक है। तो एक पिगमेंट है हमारा एंथोसाइनिन, जो कि वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स और फ्लावर्स में कौन कौन से कलर आते हैं? ब्लू, वॉयलेट, रेड, पिंक, ऑरेंज, इस टाइप के कलर्स में आ जाते हैं। सो आई होप आपको प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, बिकॉज सेल की स्ट्रक्चर को आगे पढ़ना, यानी कि सेल के ऑर्गेनेलीज को पढ़ने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। उस फ्लो चार्ट में सेल के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल कितने पार्ट्स में डिवाइड है, फिर उसके पार्ट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। एक सिंपल सा फ्लो चार्ट रहेगा, ठीक है, जिससे कि एक पूरी समरी, एक पूरी रूपरेखा आपके दिमाग में बन जाएगी, एंड आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। सो लास्ट हमारा एक कोट है, ब्यूटी बिगिंस विद द मोमेंट यू डिसाइड टू बी योरसेल्फ। सिंपल सी बात है, खूबसूरती या ब्यूटी उस मोमेंट से स्टार्ट हो जाएगी जिस मोमेंट में आप अपने आप को अपना लोगे, किसी के जैसे बनने की कोशिश करना छोड़ दोगे, आप जो हो आप उसको सामने रखोगे, अपने मन की बात, अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करोगे लोगों के सामने, अपने सामने रखोगे, किसी के सामने रखोगे, उसी मोमेंट से आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो जाओगे। सो गाइस, बी योर सेल्फ, नेवर ट्राई टू बी एनी वन एल्स, यानी कि किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करो, आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो। सो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।